जी, आज का हमारा ट्रैक एंड फील्ड का टेस्ट था। आप लोगों ने टेस्ट दे दिया है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि वन बाय वन जो क्वेश्चन थे 14 को हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये कैसे गलत हुए कैसे सही हुए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथलेटिक इवेंट। पहला सवाल था कि एथलेटिक इवेंट इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो उसमें शॉर्ट पुट था, शूटिंग था, जेवलिन था, 100 मीटर था। तो भाई शॉर्ट पुट, जेवलिन और 100 मीटर ये एथलेटिक के इवेंट है, शूटिंग एथलेटिक का इवेंट नहीं है। सो बी जो है वो सही था। बी जो है इसका राइट आंसर था। ठीक हो गया। हाउ मेनी लेन्स आर देयर इन अ टिपिकल ट्रैक। जो टिपिकल ट्रैक होता है, ये एक टिपिकल लफ्ज डाल दिया था, दरअसल ये स्टैंडर्ड ट्रैक ही होता है। टिपिकल ट्रैक वही होता है जो आमतौर पे सर इसी वजह से सर मैं आपकी बात काटता हूँ, इसी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है, क्योंकि स्टैंडर्ड ट्रैक में 8 लेन्स होती हैं और टिपिकल ट्रैक जो होता है वो आम यूज के लिए जो हम बनाते हैं उसमें 9 लेन्स मैंने कई जगह पे पढ़ा हुआ है, उसमें 9 लेन्स, जहाँ पे टिपिकल का वर्ड आता है वहाँ पे 9 लेन्स आती हैं सर, अच्छा और ठीक है। स्टैंडर्ड ट्रैक में 8 लाइन सर। इसी वजह से ही मोस्टली लोगों का जो है वो ये गलत हुआ है। ठीक है, तो लेकिन इसको आप लोग एक जो आप लोग का ये सवाल है इसके नंबर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने 8 लगाया है और जिन्होंने 9 लगाया है, ठीक है, ये दोनों ही ठीक है। आप एक दफा इसको इस तरह रख लें। ठीक है, हमेशा स्टैंडर्ड ट्रैक ही आएगा, टिपिकल नहीं आएगा। ये एक ट्रिकी सा सवाल था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला आप लोगों को। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ट्रैक में 8 लेन्स होती हैं और आमतौर पे हम जो अपने स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बनाते हैं उसमें 9 लेन्स भी होती हैं। इंटरनेशनल भी 9 लेन्स होती हैं कुछ ट्रैक्स में। ठीक है, तो इसीलिए इसको आप लोग इस तरह लीजिएगा। ठीक है, आगे है व्हाट डज मीन एथलीट इन ग्रीक। ग्रीक के अंदर जो है वो एथलीट का मतलब क्या है। तो ये एथलीट का मतलब होता है कंपटीशन ग्रीक लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप लोग ये कंपटीशन ठीक है। प्लेयर, स्पोर्ट्स, स्ट्रेंथ, ये इंग्लिश में जो है इसका जो एथलीट का मतलब है वो प्लेयर होता है और ग्रीक में कंपटीशन होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। जी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो हमारे पास जी है क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन वाज एथलेटिक फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन ओलंपिक। तो ओलंपिक के अंदर सबसे पहले जो एथलेटिक इंट्रोड्यूस हुई थी वो 1896 में ही होगी। ठीक है, तो 1896 इसका राइट आंसर है, बाकी आंसर जो है वो रॉन्ग है। आगे है विच एथलीट कंसीडर्ड टू बी द ग्रेट विद 8 ओलंपिक गोल्ड एंड 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ऐसा एथलीट जो अभी तक जिसको अजीम एथलीट कहा जाता है, जिसके 8 ओलंपिक के अंदर गोल्ड है और 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, तो वो यूसेन बोल्ट है, जमैका का एथलीट है। तो बी इसका सही आंसर है, बाकी आंसर इसके सही नहीं है। जिन्होंने बी लगाया उनका सही है। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट इज डेकैथलॉन इन एथलेटिक्स। एथलेटिक्स के अंदर डेकैथलॉन क्या होती है। डेकैथलॉन की 10 इवेंट्स होते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एक में जो है वो 3 है और एक में 8 है। सो और सी जो है बोथ ए एंड बी है, तो तीनों ही गलत है जी। डी इसका सही है, नन ऑफ दीज इनमें वो नहीं था। 10 इवेंट्स वाला जो है वो डेकैथलॉन होता है। और इन एथलेटिक्स फील्ड इवेंट्स इंक्लूड, जो फील्ड इवेंट होते हैं एथलेटिक्स में वो नीचे मैंने ऑप्शन दिए हुए कौन से होते हैं। तो भाई जो फील्ड में इवेंट्स होते हैं या तो वो 4 थ्रोज होती हैं, 4 जंप होते हैं, तो ए ऑप्शन ठीक है, बाकी आंसर्स ठीक नहीं है। नीचे नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट प्लेड इन एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। इन नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जो है वो ऑप्शन है जो हम कह सकते हैं कि जो पुरानी ओलंपिक कदीम गेम्स होती थी या एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थी उनके अंदर भी शामिल था। तो उनमें एक इवेंट ऐसा है जो उनमें शामिल था, वो डिस्कस थ्रो था। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को, आप नोट्स में पढ़े, अगर तसल्ली से आप लोगों ने पढ़े हो तो आप एक बड़ी सी पिक्चर मैंने ऐड की थी एंशिएंट गेम्स में कौन कौन से इवेंट्स शामिल होते थे, उसमें आप लोग को ये नजर आ जाएगा वाज़ेह। Which of the following event played जो खेला जावे या सारे खेला जावे, या मैंने सी लगा नंबर दिया 9 है, वो थे। नंबर 9 है, हाँ वो नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सीक्वेंस इन ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप में राइट सीक्वेंस क्या होता है। ट्रिपल जंप अगर आप लोगों ने कभी देखा है तो आप लोगों को अंदाजा होगा, या पढ़ा भी है तो आप लोगों को अंदाजा होगा। सबसे पहले होपिंग होती है। होप का मतलब है आप लोग वो आते दे हैं जो है वो जंप तक मन दौड़ कौन के आते हैं, फिर आप लोग स्टेपिंग करते हैं। पहले या तो आप राइट राइट यानी राइट आपकी पाँव, फिर राइट पाँव, फिर लेफ्ट और फिर जंप।
या फिर आप लेफ्ट पाँव फिर राइट पाँव और फिर जंप। तो होप स्टेप एंड जंप नंबर सी ऑप्शन इसका ठीक है। बाकी सीक्वेंस जो है वो ठीक नहीं है। होप का मतलब होता है भाग के आना पीछे से, और ये फिर तो स्टेप हमारा करना टपक ट्रिपल जंप में, ठीक है। 3 स्टेप पे जंप होता है। ये पहले स्टेप पे आप अगर राइट लेग पे गए हैं तो दूसरे पे भी राइट लेग पे आप जंप करेंगे। फिर तीसरा जो है आप लोग पाँव अपना रखेंगे लेफ्ट लेग, और फिर वहां से एक मुकम्मल जंप करके आपका जो है वो जंप क्या होगा, वो मुकम्मल होगा। तो सी ऑप्शन ठीक है। आ गया नंबर 10, हाउ मेनी रनर्स आर देयर इन अ रिले रेस। रिले रेस में जो है वो कितने रनर्स होते हैं, तो 4 होते हैं जी। 4 तरफ 100 मीटर या 4 तरफ 400 मीटर, तो 4 ही होते हैं। बी ऑप्शन ठीक है। वेट ऑफ हैमर थ्रो का वेट कितना होता है जी। हैमर थ्रो का वेट जो होता है वो 7.26 kg, जितना हमारा शॉर्ट पुट यानी गोले का वजन होता है उतना ही हैमर थ्रो का वेट होता है, सेम वेट होता है, ठीक है। और 12 व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ जेवलिन इन मैन। तो मैन के अंदर जो जेवलिन होता है उसकी 2.6 से 2.7 मीटर, 2.6 से 2.7 मीटर जो है वो सर लंबाई इसमें होती थोड़ा सा कंफ्यूजन आई थी, क्योंकि हमने जो आपने नोट्स दिए थे उसमें 2.3 टू 2.2 टू 2.3 वुमेन की थी और 2.6 टू 2.7 मेन की थी। तो है। आपने इधर दोनों जो हैं वो रॉन्ग दिए हैं, 2.2 टू 2.4 और 2.8 वाली। ये कुछ समझ में नहीं आई, इस वजह से इसमें भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हुई। अब ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी आप पीपीएससी का टेस्ट देंगे ना, तो आप लोगों को जो चारों एमसीक्यू दोगे ना वो बड़े मिलते जुलते होंगे, ठीक है। नहीं तो दो तो ऐसे होंगे जो आप कहेंगे कि ये दोनों तो पक्के इसके हैं, ठीक है। तो ये होती है आइटम। अगर आप लोगों ने एजुकेशन में आइटम डेवलपमेंट पढ़ी है कि एमसीक्यूज किस तरह बनाते हैं, तो उसमें आप लोगों को ये चीज समझ आएगी। तो ये मैंने बड़े नेर नेर इनको लगाया था, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, नन ऑफ दीज। इनमें कोई भी सही नहीं था, ठीक है। आगे नंबर 13 है, इन 400 मीटर हर्डल रेस हाउ मेनी हर्डल्स हैव टू पास द एथलीट। 400 मीटर रेस में कितनी हर्डल्स एक एथलीट को पास करनी पड़ती हैं। तो ये मैं आप लोग को अपने लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि 10 हर्डल्स जो हैं वो 110 मीटर हो, 100 मीटर हो। 110 मीटर मेल की होती है, 100 मीटर फीमेल की होती है, और 400 मीटर मेल और फीमेल दोनों की होती है। तो उसमें 10 हर्डल्स होती हैं जिनको क्रॉस करके आप लोग फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। तो 10 हर्डल्स वाला यानी बी ऑप्शन ठीक है, बाकी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो जिन्होंने 10 लगाया है उनका ठीक है। इन स्प्रिंटिंग इवेंट हाउ मेनी फॉल्स स्टार्ट आर अलाउड फॉर एन एथलीट। तो स्प्रिंट का जो इवेंट होता है उसमें कितने जो है वो फॉल स्टार्ट जो है वो कबूल होते हैं जी। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 है, 10 है, 1 है, नन ऑफ दीज है। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। यानी स्प्रिंटिंग जो इवेंट होता है उसमें फॉल स्टार्ट जो होते हैं वो एक भी अलाउ नहीं होता। अगर आपने एक भी दफा कर दिया तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर डी है, नन ऑफ दीज। और इसके बाद हम लोग चलते हैं, 14 पे, स्प्रिंटिंग इवेंट हाउ मेनी फॉल्स स्टार्ट। ये हो गया 14। 15 पे चलते हैं, व्हेन वुमेन पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक एथलीट इवेंट। तो भाई ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों ने इसका गलत आंसर लगाया होगा। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, गौर से सुन लें। आप लोगों ने सवाल सही समझा नहीं है। सवाल ये है कि व्हेन वुमेन पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक एथलेटिक इवेंट। तो भाई औरतें 1900 में वाकई ही 1900 में ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट कर दिया था, लेकिन एथलेटिक के किसी इवेंट में उन्होंने नहीं किया। ट्रैक एंड फील्ड के किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम ट्रैक एंड फील्ड के जिस जो इवेंट में किया था वो 1936 में किया। तो बी आंसर ठीक है, बाकी सारे आंसर गलत हैं। तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये भी एक ट्रिकी सा सवाल है, बहुत दफा आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ख्याल रखना है इस चीज पे। हमेशा मैं एक चीज आप लोग को साथ साथ बता दूं कि आप लोग ना गलती ज्यादातर तब करेंगे जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। सवाल जब आप लोग पढ़ें तो याद रख लें कि अच्छे तरीके से पढ़े, उसको थोड़ा टाइम दें, एक दफा पढ़े फिर दूसरी दफा पढ़े, और हो सके तो तीसरी दफा भी सवाल को पढ़े आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्लो रुक के। ये मैं अपनी आदत बता रहा हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता एक दफा पढ़ता हूँ, फिर थोड़े स्लो पेस से, फिर तीसरी दफा हमेशा एक एक वर्ड को देखो कि यार ये असल में पूछा क्या। जब आप लोग को सवाल की समझ आ जाएगी ना, तो 50 to 60% आप लोगों को वैसे ही आंसर जो है वो आंसर के आप करीब पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा इसको पढ़ा करें। नंबर 16, वेट ऑफ डिस्कस फॉर वुमेन। वुमेन के लिए वेट डिस्कस थ्रो का कितना होता है। वेरी सिंपल था, 2 kg मेल के लिए होते हैं, 1 kg जो है फीमेल के लिए होता है। यानी सी ऑप्शन इसका ठीक था।
आगे व्हाट इज द वेट ऑफ बैटन इन रिले रेस। रिले रेस में बैटन जो होता है उसका वजन कितना होता है, तो मैंने शायद पढ़ाया वो भी आप लोगों को, 50 ग्राम होता है जी वजन। डी आंसर ठीक था, बाकी सारे गलत हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट एंड फर्स्ट हर्डल इन 400 मीटर। 400 मीटर की जो हर्डल रेस होती है उसमें जब आप स्टार्ट लेते हैं और पहली हर्डल आती है तो उसके दरमियानी जो फासला होता है वो 45 मीटर होता है। तो ए ऑप्शन ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। इसको भी आप लोगों ने जरा देख लेना है दोबारा से, कोई बात नहीं, आप लोगों के पास टाइम है कल तक, जब तक कल हमारा पहला लेक्चर होगा, हमारा सेशन होगा, 10th सेशन होगा इंशाल्लाह, तो तब तक आप इसको दोबारा प्रिपेयर कर लें, कल सारा दिन टाइम दें और दोबारा चीज़ों को देखें, दोबारा से देखें कि हम कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं। जिनको तैयार नहीं कर सके वो कल तक इसको ट्रैक एंड फील्ड को तैयार करें। 19 है, हाउ मेनी हर्डल्स आर देयर इन स्टेपल चेज। स्टेपल चेज जो होती है 3000 मीटर रेस होती है, जिसमें टोटल 5 हर्डल्स होती हैं, जिनमें से एक वाटर जंप होता है। तो डी ऑप्शन ठीक है, बाकी आंसर सारे जो है वो रॉन्ग है। नंबर 20, पीरियडाइजेशन इज नेसेसरी फॉर एथलीट। पीरियडाइजेशन जो है वो जरूरी है एथलीट के लिए, तो क्यों है जी, किस लिए जरूरी है? टू गेन स्ट्रेंथ, फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है, टू स्टे हेल्थी, नन ऑफ दीज। तो आप लोगों ने इसका जो राइट आंसर है वो डी है, नन ऑफ दीज है। पीरियडाइजेशन जो होती है वो एक एथलीट को ग्रेजुअली जो है उसको बिल्ड करने के लिए होती है। तो लफ्ज यहाँ पे ग्रेजुअली अगर किसी में आता तो फिर ठीक है। पीरियडाइजेशन का मतलब ही ग्रेजुअली है, आहिस्ता 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 आप लोग, तो या तो उसकी आप जब ग्रेजुअली लफ्ज किसी के साथ भी लगा होता, चाहे वो परफॉर्मेंस होती, चाहे स्ट्रेंथ होती, चाहे हेल्थी, तो वो ठीक होना था, ठीक है। तो हमेशा याद रख लें जब भी पीरियडाइजेशन आती है तो ग्रेजुअली का लफ्ज जरूरी है, यकदम इसमें नहीं कुछ होने वाला। हमें आप लोगों को मैंने बताया था कि 3 तरह के जो है वो इनके फेज होते हैं जिनमें हम इनको लेके चलते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। आगे नंबर 21 है, व्हाई इज फ्लेक्सिबिलिटी अ मेजर ऑब्जेक्टिव इन कंडीशनिंग। जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो जब हम कंडीशनिंग करते हैं, कंडीशनिंग क्या होता है, यही पीरियडाइजेशन जब हम करते हैं, 6 हफ्ते का 6 महीने का प्लान बनाते हैं, साल का बनाते हैं, 4 साल का बनाते हैं, तो इसके अंदर जो हम ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं उसे कंडीशनिंग कहते हैं, ठीक है। कंडीशनिंग का मतलब है कि एक खिलाड़ी को जो उसका इवेंट होना है उसके मुताबिक उसकी कंडीशन बना देना, ठीक है, और ताकि वो जीत सके, तो इसे कंडीशनिंग बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैंने कौन सा दिया हुआ है, it aids in increasing endurance, it aids in preventing muscle injury, it improves muscle explosive। जी इसका सी ऑप्शन ठीक है। जो फ्लेक्सिबिलिटी की हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं अपने ट्रेनिंग प्लान के अंदर, वो असल में हमारे जो मसल्स होते हैं उनकी एक्सप्लोसिवनेस, एक्सप्लोसिवनेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का टारगेट तक जल्दी पहुंच जाना। एक्सप्लोसिव यानी टाइम, अगर उसको टाइम के लिहाज से, यानी कि जो टाइम पीरियड दिया गया उसके अंदर अंदर आपके मसल्स रेडी हो जाते हैं तो उस इवेंट के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो सी ऑप्शन है वो ठीक है, बाकी सारे रॉन्ग है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वार्मिंग अप। वार्म अप का असल मकसद क्या होता है? तो वार्म अप का जो असल मकसद होता है वो असल में डी होता है, टू रिड्यूस इंजरी, टू रिड्यूस चांस ऑफ इंजरी। मेन इसका जो मकसद है वो इंजरी से बचाना होता है, ठीक है। जब भी आप वार्म अप के बगैर कोई भी एक्सरसाइज घर में भी करेंगे तो आपका कोई ना कोई मसल जो है वो टेयर हो जाएगा, ये कंफर्म बात है। तो इसीलिए वार्म अप जो है वो असल में इंजरी से बचाता है, बाकी उसके काम भी हैं लेकिन मेन जो उसका काम है वो इंजरी से बचना है, ठीक है। नंबर 23 है, वाई आर स्टैगर्ड स्टार्ट यूज्ड, यानी कि वो जो की लाइनें हैं, आपको पता है जो पहली लाइन होती है वो लाइन जो होती है उस वो टोटल 8 लेन्स होती हैं, तो पहली जो लेन होती है वो पूरी 400 मीटर की होती है। जैसे जैसे दूर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं लेन आती जाती है तो फासला बढ़ता जाता है। उन फासलों को बराबर रखने के लिए हम लोग जो है वो स्टैगर लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें है क्या, टू इक्वलाइज डिस्टेंस व्हेन रेसेस आर रन ऑन कर्व्स। हाँ ये सी इसका ऑप्शन ठीक है, मैंने इसका ऑप्शन गलत तो नहीं दिया हुआ? 23 का सी ठीक है। जी सर, आपने डी आंसर दिया हुआ है इसका। ये क्या दिया हुआ है? डी आंसर दिया हुआ है लास्ट वाला। हाँ इसका सी है, ये आप लोग सही कर लें, एक लोग मुझसे ये मिस्टेक हो गई, ठीक है, लिखने में। तो सी चले सर, इसका, एक नंबर मुझे शक पड़ इंक्रीज गया हो था गया। कि मैंने ये शायद गलत लिख दिया। तो 23 का जो है सी ठीक है, जिनका सी ठीक है जी उनको मुबारक हो, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 24 है, वेयर शुड यू इंटर लीव द शॉर्ट पुट सर्कल।
जब आप गोला फेंकने आते हैं तो उसका जो सर्कल होता है जिसके अंदर से आपने गोला फेंकना होता है, आप उसके किस साइड से इंटर होंगे और गोला फेंकने के बाद बाहर निकलेंगे, तो याद रख लो उसकी बैक साइड जो होती है, रियर साइड जो होती है, वहां से आप लोग इंटर होंगे और वहीं से ही आप लोग गोला फेंकने के बाद जब गोला जमीन पे गिर जाएगा तो आप बाहर निकलेंगे। अगर आपने गोला फेंकते हुए गोला फेंका, गोला भी हवा में ही आप बाहर आ गए, फिर भी फाउल है। आप लोगों ने कोशिश करनी है गोला फेंकने के बाद गोला जब जमीन पे गिर जाए तो बाहर से ही भी बैक साइड जो होती है सर्कल की, जो गोला आपने जिस तरफ फेंका है उसकी बैक साइड से आप अपोजिट साइड से आप लोगों ने बाहर जाना है। ठीक है, नंबर 25 है। सर इसका भी आपने सी लिखा हुआ है, फ्रंट आंसर में सी आपने लिखा हुआ है इसका भी। 24 का मैंने सी लिखा हुआ है। जी सर। अच्छा, 24 का मैंने सी लिखा हुआ है। ठहर के नहीं तो ये मेरा बैग में शो होगा, ये ब्लैक बैग पेन में इधर ये सर इनके माइक प्लीज म्यूट कर दें। ओके जी, ये माइक अपने थोड़े से म्यूट कर लें। और 24 का जी डी है, जिनका डी है उनको मुबारक हो, उनका एक नंबर और ऐड हो गया। और 25 पे दिस इवेंट इज नॉट क्लासिफाइड एज ए फील्ड इवेंट, ऐसा इवेंट जो इवेंट नहीं कहलाया जाता, वो कौन सा है? तो 200 मीटर इसमें से सी आंसर ठीक है 25 का। 200 मीटर ऐसी रेस है जो फील्ड इवेंट नहीं होती, इवेंट है। और व्हेन पाकिस्तान फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक में पाकिस्तान सबसे पहले कब शामिल हुआ? तो इसका आंसर जो है, अतिका अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज, अतिका अपना माइक ऑफ कर लें। थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी, तो पाकिस्तान सबसे पहले जी 1948 में ओलंपिक के अंदर शामिल हुआ था जी, तो यानी पाकिस्तान बनने के फौरी बाद। ठीक है, इसके बाद सर आपने इसका भी आंसर गलत सर लिखा हुआ है। आपने इसका आंसर गलत सर दिया आपने इसका भी डी दिया हुआ है। अच्छा जी, इसको भी सही कर लें, आप लोगों का एक नंबर और ऐड हो गया है। ठीक है, इसको भी ऐड कर लें। जी सर थैंक यू। ये असल में मैं आज सारा दिन बहुत बिजी था, मेरी आवाज से भी आप लोगों को लग रहा होगा। तो हमारा आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कॉलेज लेवल पे क्रिकेट चैंपियनशिप करवा रहा है, तो हमारा पहला मैच था, तो उधर मैं बड़ी खपखपा आज हुआ है। ठीक है, तो ये मैं रास्ते में आ रहा था तो वापसी पे आंसर जो है वो की तैयार की थी, शायद इस वजह से मुझसे सर मेरे 23 हो गए हैं। जी आप बढ़ाए जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सी का 48 है। और 27 जी 26 का सी है जी। और 27 2008 ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 2008 की ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुई थी जी? तो ये पेरिस जो है वो फ्रांस का दारुल हुकूमत है, कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, इसमें भी नहीं हुई थी, दुबई में भी नहीं हुई थी, कराची में भी नहीं हुई थी। तो इसका ऑप्शन है जी डी। तो 2008 की ओलंपिक्स जो थी वो बीजिंग में हुई थी, चाइना का दारुल हुकूमत। सर इसका आंसर आपने ए लिखा हुआ है। अच्छा, 27 का ए लिखा हुआ है जी सर। तो जी ये डी इसका आंसर है। एक और का इजाफा हो रहा है, कैसे मुझसे इतनी ज्यादा तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। तो 27 का डी है जी, नन ऑफ डीज। तो ये आप लोग सर हमारे गलत हो गए हैं ये वाले। अच्छा, 27 का डी है जी। और 28 जी, व्हाट इज ओवरलोड प्रिंसिपल? तो ओवरलोड प्रिंसिपल क्या होता है जी? ये ग्रेजुअली इंक्रीज इंटेंसिटी, मोर एंड मोर लोड, ग्रेजुअली इंक्रीज वॉल्यूम, नन ऑफ दिस। तो इसका ए है जी, ए सही है। ओवरलोड में आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो ठीक हो जाती है। 29 जी, इन स्प्रिंट रेसेस पोजीशन ऑफ स्टार्ट इज क्राउच होती है जी, मैंने आप लोगों को बताया क्राउच पोजीशन होती है। क्राउच में आगे 3 स्टार्ट होते हैं, बुलेट होता है, एलोंगेटेड होता है और मीडियम होता है। वो मैंने शायद आप लोगों को नहीं इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो प्रैक्टिकल काम है, तो कैमरे के सामने मैं ज्यादा प्रैक्टिकल काम नहीं कर सकता, वरना आप लोगों को भी करवाता और खुद भी करता। तो इसका जी क्राउच है जी बी, 29 का बी है। 30 जी, इन हाई जंप एवरी प्लेयर हैव चांस। हाई जंप में प्लेयर के पास कितने चांस होते? 3 चांस होते हैं जी, वेरी सिंपल है, कोई इशू नहीं है आप लोगों को। और 31 है जी, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान वन इन ओलंपिक? तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जी ये आप लोगों ने क्या कर दिया सर आपने। तो जी 10 ओलंपिक में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीते। अगर आप लोग मैंने आप लोगों को एक वर्ल्ड की फाइल सेंड की थी, तो आप लोग उसमें देखे तो पाकिस्तान ने 2 जो है, एक कुश्ती में यानी रेसलिंग में लिया था और एक बॉक्सिंग में लिया था। ठीक है, तो 2 ये थे और 8 2 इंडिविजुअल थे, 8 टीम पे। हाँ जी, टोटल 10 है, तो बी आंसर ठीक है। सर इसको दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा कि कैसे 10 है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपने 3 कहा था, तो ये दोबारा कंटिन्यू एक्सप्लेन कीजिएगा।
जी मैं वो बता तीन देता सिर्फ हूँ। हॉकी के बता पाकिस्तान ने आज तक मेडल जितने जीते हैं जी, हॉकी में पाकिस्तान ने 8 मेडल जीते हैं, 3 पाकिस्तान ने गोल्ड जीते हैं, 3 पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज जीते हैं, 3 सिल्वर जीते हैं, 3 गोल्ड जीते हैं, 6 हो गए, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, 6 और 2 8 हो गए। सर इसका और आंसर पाकिस्तान ने 3 नहीं है, पाकिस्तान ने जीता 3 है। ही गोल्ड मेडल जीते हुए हैं जस्ट हॉकी। सर इसमें गोल्ड मेडल कहा हुआ है, गोल्ड मेडल्स कितने जीते हैं, ये टोटल मेडल्स नहीं अच्छा कहा। ठीक है, तो फिर तो ये ठीक है, मुझसे गलती हुई है। तो पाकिस्तान ने जो गोल्ड मेडल होगा जीते हैं वो सिर्फ 3 जीते हैं, तो ए आंसर ठीक है जी, आप लोग लगा लें। ये जी मुझसे सर, गलती ओके। होगी, ठीक है। तो 3 है जी, तो टोटल हॉकी में पाकिस्तान ने जीते हैं सिर्फ 3 जीते हैं, तो बी इसका ठीक नहीं है, ए ठीक है, ठीक है। वैसे 10 पाकिस्तान ने मेडल लिए हैं, ठीक है, आज तक ओलंपिक्स के अंदर, जो कि बहुत कम है, बहुत ही कम है। ऐसे मुल्कों से भी कम है जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता। एथोपिया के कुछ अफ्रीकी ममालिक हैं, ठीक है। चले जी, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग बच्चों को ट्रेन करेंगे, तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ग्रास रूट लेवल से हम लोग ठीक करना शुरू करेंगे। 32 है जी, आइसोमेट्रिक इज एन एग्जांपल ऑफ वॉल पुश। जी मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, आइसोमेट्रिक में ना मसल्स लेंथन होते हैं ना शॉर्टन होते हैं, तो ये आंसर इसका ठीक है। 33 डायनामिक स्ट्रेचिंग इंप्रूव। डायनामिक स्ट्रेचिंग क्या चीज इंप्रूव करती है जी? फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर दी है जी, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करती है, स्ट्रेंथ इंप्रूव करती है, एंड्योरेंस इंप्रूव करती है। तो भाईजान इसका डी आंसर है, मुझे लगता है ये भी मैंने सी लगाया हुआ है, तो इसका डी आंसर सही है। इसको भी आप लोग ठीक कर लें, डी आंसर। सर सी नहीं सही होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ना में इंप्रूव स्ट्रेचिंग होती होती है, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ही तो होती है। जी बेटा मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, क्लियर कर लें आप लोग, पीपीएससी में वो सबसे ज्यादा आने वाला सवाल है। डायनेमिक स्ट्रेचिंग जो है वो वार्म अप का हिस्सा होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है कूल डाउन में। वार्म अप में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव नहीं होती। जब आप कूल डाउन करते हैं, कूल डाउन में हमेशा स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं, और स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करती है। ये बात याद रख लें, इसको सही कर लें, अपने कॉन्सेप्ट में बिठा लें कि हमेशा कूल डाउन जब आप करते हैं उसमें आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं, हर मसल को आप 15 से 30 सेकंड होल्ड करके रखते हैं, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। और डायनेमिक स्ट्रेचिंग वार्म अप का हिस्सा जरूर होती है, लेकिन वार्म करने के लिए होती है हमको बॉडी को, ठीक है। तो डी इसका आंसर ठीक है जी, नन ऑफ दीज। जिन्होंने सी लगाया सर सबका गलत है। सर एक कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी भी टाइप्स हैं स्ट्रेचिंग की, वो उससे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, बिल्कुल ये तो कॉन्सेप्ट ये गलत इस है, चीज के बारे में बता दें। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ। मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टैटिक और डायनेमिक, ये दो स्ट्रेचिंग का आपने हमेशा ख्याल रखना है। डायनेमिक स्ट्रेचिंग आप वार्म अप के अंदर करते हैं, स्टैटिक स्ट्रेचिंग आप कूल डाउन में करते हैं, और कूल डाउन ही हमेशा हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। तो ये याद रख लो कि आप लोगों ने हमेशा स्टैटिक और डायनेमिक का याद रखना है। डायनेमिक वार्म अप के लिए और स्टैटिक कूल डाउन के लिए, और कूल डाउन से स्टैटिक हमारी जो स्ट्रेचिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इंप्रूव होती है, ठीक है। तो इसका डी आंसर ठीक है, नन ऑफ दीज। तो आप लोगों ने सही करने हैं आप लोग इसको भी। नंबर 34 है, और पास सर ऑन 33 से 32 हो गए हैं। जी जी बोले। सर मैंने कहा एमसीक्यूज 33 सही थे, आप 32 हो गए हैं। कोई नहीं, कुछ के कम हो रहे हैं, कुछ के ज्यादा हो रहे हैं। आगे चले जी। 33 डायनामिक, अच्छा 34 है जी, पास ऑन टर्म यूजेस इन द इवेंट। जो पास ऑन की जो टर्म होती है जी, वो हाई जंप में यूज की जाती है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कैसे यूज की जाती है जी। ये पास ऑन ऐसे होता है कि जब आप फर्स्ट हाइट जो होती है, वो जितने पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इवेंट के अंदर एथलीट, वो फर्स्ट हाइट सबको ही क्लियर करनी पड़ती है अगले राउंड के लिए, ठीक है। अब अगले राउंड में सीन ये है कि जब आप अगले राउंड में चले जाते हैं, तो एक एथलीट कहता है जी मैं अगले 2 ट्राइयां उसकी अभी बची पड़ी है ना, 3 ट्राइयां टोटल होती है, 2 बची पड़ी हैं उसकी, उसने पहले टर्न में ही कंप्लीट अपना जंप जो है वो हाई जंप पूरा कर लिया है, वो उस ऊंचाई से गुजर गया है। तो अगली 2 को रेफरी या ऑफिशियल को कहता है कि पास ऑन। ये स्पेशल टर्म होती है पास ऑन, यानी मैं ये दोनों नहीं करना चाहता, मैं अपनी एनर्जी बचा रहा हूं, मैं तो सेकंड राउंड होगा उसमें जाके, मैं तो पहले ही पहुंच चुका, तो मैं अपनी 2 ट्राइयां नहीं दे रहा, मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। तो वो फिर सेकंड राउंड में चला जाता है। तो ये पास ऑन टर्म जी हाई जंप में यूज की जाती है, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। और व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मेन डिस्कस। तो मर्दों की डिस्कस जो होती है उसका डायमीटर कितना होता है, कितनी वो
तो वो 220 मीटर होती है। ए आंसर इसका ठीक है। 220 से वैसे 200 से 220 होती है, लेकिन मैक्सिमम जब भी ये मैंने देखा है कहीं पे भी 220 मिलीमीटर वाला आंसर ठीक है, तो आप 220 मिलीमीटर वाला ही लगाएंगे। आगे जी, व्हाट इज द वेट ऑफ अ बैटन इन रिले रेस? ये मेरे ख्याल में डबल सवाल आ गए, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। सर इसका 32 क्वेश्चन है, 32 उसमें बेंच प्रेस भी तो आइसोमेट्रिक में आएगा। बेंच प्रेस किस में आएगा आइसोमेट्रिक। बेटा? बेंच प्रेस कैसे आइसोमेट्रिक में आएगा? बेंच प्रेस एक्सरसाइज आपने कभी देखी है? लेकिन मसल्स तो वो स्टैटिक ही होंगे उसमें, अगर हाथों से हम बेंच को प्रेस करें। नहीं, देखें बेंच प्रेस आप समझ नहीं रही। बेंच प्रेस आप एक्सरसाइज यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। एक ऐसे बेंच होता है, बेंच के ऊपर बंदा लेटा होता है, उसके हाथ में बार होती है और वो बार को अपने ऊपर ऐसे ऐसे कर रहा होता है, ठीक है। तो बेंच प्रेस एक एक्सरसाइज का नाम है, ठीक है बेटा। इसको आप उधर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज है, ठीक है। बेंच ठीक। प्रेस ये नहीं है कि बेंच को आप प्रेस करके खड़े रहे, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 36 निकालें जरा, उसमें एक कंफ्यूजन है। जी बोले 36 50 ग्राम है इसका वेट। सर नहीं सर, यही मैंने आपसे पूछा था। 17 में भी आपने ये रिपीट किया, वहां आपने इसका आंसर 50 ग्राम दिया और यहाँ पे आपने इसका 55 ग्राम दिया आई थिंक। नहीं नहीं, इसका 50 ग्राम या डी इसका 50 है, ये कंफर्म है, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं। मुझसे गलती लिखने में होगी इसीलिए तो मैं सारे सवाल दोबारा दोहरा रहा हूँ। 50 ग्राम है इसके। जी मुझे आवाज नहीं आ रही जी। 37 पे आए जी, जो क्वेश्चन 37 पे आए। हाउ हाई जंप टाई इज डिसाइडेड? अगर हाई जंप में टाई पड़ जाए, हाई जंप में जी फर्ज करें हाइट है, मैं जी शहजाद अली अभी आपका सवाल लेता हूँ। हाई जंप में अगर टाई पड़ जाए, ठीक है, यानी कि एक हाइट है, फर्ज करें 8 फुट हाइट है, 8 फुट पे सारे दो एथलीट है, दोनों ही बार बार गुजर रहे हैं, और आगे आगे अगर हाइट बढ़ाते हैं तो वो दोनों जो है वो नहीं गुजर रहे, तो फिर दोनों में से विनर कौन होगा, रनर कौन होगा? तो उसका फैसला सबसे पहले ये देखा जाता है कि अनसक्सेसफुल ट्राइज, ठीक है, उसकी चेक की जाती है। देखें 3 ट्राइयां मिलती है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी गैर यानी कि जो इसने नहीं इससे गुजरी गई वो देखो, वो देखी जाती है। जिसमें अनसक्सेसफुल ट्राई जिसकी जो है वो ज्यादा होती है वो हार जाता है, और जिसकी कम होती है वो जीत जाता है। तो इसका बी आंसर, पहले नंबर पे हम अनसक्सेसफुल ट्राइज देखते हैं, तो 20 का ठीक है। 38 है जी, विच बॉडी पार्ट एट फिनिश लाइन मेजर्ड फॉर विन? जब आप लोग फिनिश लाइन होती है, वहां पे एथलीट भाग के आ रहे होते हैं, फिनिश करना होता है तो रेस जीतने के लिए, तो ये अपर बॉडी ट्रंक का एरिया जो है हमारा, अपर बॉडी जो है ये वाला आगे जाके मारते हैं वो, ठीक है। तो वो एक्स रेज होती है वहां पे आजकल इंटरनेशनली, तो वो देखा जाए। अगर किसी ने पाँव आगे रख दिया फिनिश लाइन से और एक का जो है वो अपर बॉडी आगे है, पाँव पीछे है, तो हमेशा अपर बॉडी वाला जीतेगा, पाँव वाला नहीं जीतेगा। और यानी सी इसका ठीक है, ट्रंक एरिया इसे बोलते हैं, ये ट्रंक एरिया होता है हमारा, ठीक है। और नंबर है जी 39 इन ऑफ सीजन विच इज मैक्सिमम ऑफ सीजन में आप क्या चीज ज्यादा रखते हैं? वॉल्यूम ज्यादा रखते हैं जी, इंटेंसिटी आप कम रखते हैं क्योंकि ऑफ सीजन है। और 40 इन ओलंपिक मोटो फोर्टियस मीन, फोर्टियस का आरटीएस फोर्टियस सीटीएस मैंने आप लोगों को बताया था, तो फोर्टियस का मतलब स्ट्रॉन्गर होता है, सी आंसर इसका ठीक है। हाँ जी, अब आप सवाल कर सकते हैं। ये पहले जिन्होंने हैंड रेज किया था वो सवाल करें। सर ये 38 अगेन से बताया। 38 का दोबारा बताऊं जी? 38 का दोबारा बताऊं? जी सर, वो यही कह रहे हैं कि अगेन बताएं। जी मैं हाँ जी सर, अगेन बताइए। जी 38 का मैं बताता हूँ। फर्ज करें ये फिनिश लाइन है, ये क्या है? फिनिश लाइन। यहाँ से एक एथलीट भाग के आ रहा है, एक का पाँव आगे फिनिश लाइन के रख दिया है उसने, और एक जो है उसका ये अपर बॉडी वाला हिस्सा उसने आगे की तरफ किया हुआ है। तो जिसका अपर बॉडी वाला हिस्सा आगे की तरफ इस लाइन से आगे होगा वो जीतेगा, जिसका पाँव आगे है वो नहीं जीतेगा। यानी ये जो ट्रंक का एरिया है हमारा, इसका आगे गुजरना फिनिश लाइन से पहले जरूरी है जी। सर इसके डी ऑप्शन गलत है। उनका तो ठीक 38 का मैंने क्या सर लगाया? सर आपने सी लगाया हुआ, सी। आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं मैं बताता हूँ। इसका वैसे ट्रंक है वो अपर बॉडी, ऑप्शन मुझसे गलत लगता है, डल गया। तो आप लोगों ने ट्रंक जहाँ इसकी ऑप्शन
इसी ऑप्शन की वजह से तो कंफ्यूजन हो रही है सर, ठीक क्योंकि है अपर बॉडी आगे जाती है तो जी, अब इसीलिए तो बंदा अच्छा वो मैंने अभी भी अपर बॉडी बॉडी का ऑप्शन भी दिया, ट्रंक भी दिया, तो इसीलिए तो कंफ्यूजन होती है ना। इसमें नन ऑफ दीज है जो बंदा ये कहते हैं, या बहुत मैं बताता हूँ ये सी क्यों एंड हुआ डी हो तो फिर भी बंदा वो लगा सकता है। तो जी, सर ये इसका इसलिए हुआ फिर क्योंकि डी भी जब मैं ठीक है। ऑप्शन दे रहा था ना तो वो ट्रंक मेरे ध्यान में आया, ट्रंक यानी ट्रंक ही लिखना होता है, ठीक है। तो वो अपर बॉडी आगे वो इसे पुट हो गया, वो गलती से मेरा जो है वो आप समझ रहे शख्सी एरर है, इसको माफी दे दे, ठीक है। तो ट्रंक वाला आंसर ठीक है, जहां भी है ट्रंक एरिया ही आपने लिखना है। ओके सर ठीक है। जी सर, वैसे भी ज्यादा एक्यूरेट वही मैं है बताता हूँ अपर बॉडी, मैं वाला बताता option। हूँ क्यों नहीं है, अपर बॉडी क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। अगर आपने हाथ आगे कर दिया है तो हाथ भी तो अपर बॉडी में है ना, तो हाथ अगर आपका आगे है Yes, sir. और आप वो तो फिर आप जीत जाएंगे, आपका हाथ तो बहुत आगे जा सकता है।